नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। फोर्थ व्यू में आज मेरे साथ हैं प्रमोद पाहवा साहब और आज हम बात करने वाले हैं अ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभी एक बयान जारी किया था, बल्कि मन की बात में कुछ कहा था। आज के अलावा इससे कुछ दिन पहले जब उन्होंने बात की थी तो कहा था कि भाई जो आने वाले दिन हैं हमें उस पर बहुत ध्यान देना है और जो अर्थव्यवस्था के जो पहलू हैं वो अलग तरह से निज़ाम जो है वो डील करेगा, जिसमें उन्होंने इशारा किया था कि भाई गाँव को आत्मनिर्भर, जो सरपंचों के साथ उन्होंने बातचीत की थी कि भाई स्वावलंबी होना चाहिए गाँव को और कस्बों को, और फिर उसके बाद स्टेट को, राज्यों को भी स्वावलंबी होना पड़ेगा। इसका अर्थ तो खैर बहुत बड़ा निकलता है कि अगर आपने कह दिया कि गाँव को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा तो इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का यही मतलब था कि कुछ और मतलब था। और इसमें जो है आज शायद मोहन भागवत जी ने भी ये कहा है कि हमें जो है स्वावलंबी होना पड़ेगा और अगर ये बीमारी जब तक खत्म नहीं हो जाती है तब तक हमें लॉकडाउन नहीं खुल जाते हैं तब तक हमें डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है। ये कुछ बातें की हैं तो पावा साहब से पूछते हैं कि वो जनता ने क्या इसका पैगाम को समझा है और पावा साहब क्या समझ रहे हैं, और मेरी भी कुछ जो समझ में आएगा मैं जरूर बात करूंगा। पावा साहब खैर मकदम है आपका। सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने एक बहुत अहम मौजू उठाया है दर्शकों के लिए, जो हमें बताएगा कि आफ्टर कोरोना क्या है। लॉकडाउन कोई हमेशा के लिए तो रह नहीं सकता, आज नहीं तो कल, कल नहीं नहीं, नहीं तो लॉकडाउन तो दुनिया में खुल रहा है। कई देशों में तो आपको पता है, जैसे स्वीडन में उन्होंने जो है इसको आगे बढ़ा दिया है। स्वीडन के अलावा बेलारूस ने जो है इसको मानने से थोड़ा सा जो है अपने लोगों को कह दिया है कि हमने सुचारू ढंग से चलेंगे। हमारे पड़ोसी देश में भी शायद इतनी सख्ती से लॉकडाउन जैसा इस्तेमाल नहीं किया गया है। अलबत्ता इसमें कुछ और भी देश है जहां पर जर्मनी जैसे देशों में कुछ कल के दिन जो है वो झड़पें हुई हैं, लोग लॉकडाउन तोड़ के बाहर निकले हैं और भी इस तरह के इकदाम आने की संभावनाएं हैं। वो अलग बात है, मगर हम तो देशवासियों से अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की बात को माना जाए, सरकार की बात को सुना जाए और ये जो सूरत हाल है इसको मतलब समझा जाए और इससे बचा जाए। मगर उनकी बात का मतलब क्या है? गांव को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, राज्यों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और फिर आज मोहन भागवत जी कह रहे हैं इंसान को मतलब इंडिविजुअली भी हमको स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। क्या है इस बात का मतलब? नहीं। जहां तक झड़पों की बात है तो सबसे बड़ी झड़पें तो अमेरिका में हुई हैं। और आपको याद होगा कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था या जब ये होने वाला था तो उससे पहले लोगों ने राशन खरीदने की बजाय बंदूकें खरीदी थी। हो सकता है उसके पीछे उनकी कुछ और सोच रही हो, लेकिन इस तरीके से सड़कों पर आ जाना वो भी अपने आप में एक सामान्य सी घटना नहीं है, और वो भी राष्ट्रपति के कहने पर। और जहां तक आपने अभी कहा, हमें प्रधानमंत्री जी की बात माननी चाहिए, बेशक माननी चाहिए, लेकिन माननी तो तब चाहिए जब कुछ समझ में आए या कोई एक तरफा बात करे। गृह मंत्रालय कहता है दुकानें खुलेंगी, राज्य कहते हैं दुकानें नहीं खुलेंगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 30 जून तक कोई भी सिस्टम नहीं होगा और यूपी में और सख्ती से लागू होगा। वहां पे अभी कोई बता रहे थे कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। इधर प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप खतौली की बात कर रहे हैं तो जी अर्धसैनिक बल जी। नहीं बल्कि रेलवे पुलिस की शायद कोई बात है, तो उनको हाँ, आप अर्धसैनिक बल नहीं कहते। तो वो भी सामान्य पुलिस तो नहीं रही ना, जो हमारा सामान्य प्रशासनिक अमला है उसको तो हटा दिया गया है। अच्छा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दुकानें कुछ खुलनी चाहिए लेकिन लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। तो ये कुछ समझ में नहीं आई कि नमकीन खीर कैसे बनती है। अगर हमें घरों में ही रहना है तो दुकानें कैसे खुलेंगी, और दुकानें खुलेंगी तो घरों से बाहर निकलेंगे। तो अभी सब कुछ इतना कंफ्यूजन वाला लग रहा है जिसकी कुछ समझ में नहीं आ पा रही। और जहां तक स्वावलंबन वाली बात आपने की, जो हमारा मेन मुद्दा था बात करने का, तो इसके भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो है जो महात्मा गांधी ने बताया था स्वावलंबन का, कि हम अपने आप डिपेंडेंट रहें। और दूसरा पहलू है जो हमें डराने वाला है कि क्या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है
कि हम लोग अपने कुएं के ही मेंढक रह जाएं? क्या हमारी विदेश यात्राएं, हमारा आयात निर्यात सब कुछ बंद हो जाए? क्या हम एक, जिसको गांव में कहते हैं कि घेर का बलद, यानी अपनी अपने खूंटे का जानवर, तो क्या हम अपने खूंटे के जानवर बन के रह जाएंगे कि सिर्फ चावल रोटी खा ली और चुपचाप बैठे रहे? हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं, हमारा विकास, अगर जहाजों पर चलना विकास था, जैसा 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम हवाई चप्पल वाले को भी हवाई यात्रा करा देंगे, हम ऐसा विकास करेंगे, अगर वो विकास था तो आज पूरी दुनिया से आना जाना बंद करना विकास है? दोनों एक दूसरे की कितनी विरोधाभासी बातें हैं। इसलिए ये मतलब समझना ज्यादा आपको जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी कहना क्या चाहते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो तो स्पष्ट है। बात ये है कि आप क्या समझना चाहते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देखिए एक सही बात है कि दुनिया में आधे से ज़्यादा दुनिया में कम से कम लॉकडाउन्स ने असर किए हैं। हालाँकि इसमें अपवाद ऐसे भी देश हैं, वियतनाम जैसे, जहाँ पर एक भी जो है मौत वो कोरोना से नहीं हुई है। बहुत सारे अपवाद भी हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हैं इन सब चीज़ों को, मगर बहरहाल पूरी दुनिया जो है वो बंद हुई है। पूरी दुनिया बंद होने के बाद जो एक अर्थव्यवस्था खुलेगी वो धीरे-धीरे ही खुलेगी, और वो एक ये सही बात है। शायद इसमें लंबी बातचीत की ज़रूरत है कि हम ये बता सकें लोगों को, या समझा सकें, या लोग समझ सकें। सरकार को चाहिए कि लोगों को समझाए कि जब कोई अर्थव्यवस्था रुक जाती है तो उसकी शुरुआत कैसे होती है। आखिरी पायदान पर खड़ा इंसान जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके लिए अचानक जो है कि किस तरह के प्रबंधन हो जाएंगे, और उसकी जो पिछले लंबे समय तक की जो उसकी चेन टूट गई है, यानी कि इन गरीब लोगों में भी, तो गरीब हिंदुस्तान में एक बात समझनी चाहिए। आप बता रहे थे कि मजदूर परेशान है, लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखें कि मजदूर तो परेशान है, वो भी तो परेशान है जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं, जो सफेद कपड़े पहन के बाहर निकलता है, 15, 20, 25 हजार रुपए की उसकी तनख्वाह होती है, उसमें अपनी रसोई चलाता है, अपने चेहरे पे एक शराफत का और ईमानदारी का या पैसे वाला होने का एक मुखौटा लगा के घूमता है। उसकी भी अपनी एक गुंजाइश आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। उस परिस्थितियों के लिए सरकार ने कभी बात ही नहीं की। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता घटा दिया। देखिए, मेरा मानना ये है पावा साहब कि अभी जो सरकार का अपना ऐलान है वो इस बात को लेकर है कि भाई आने वाले दिन में अपना हमें सिर्फ पहले कोरोना से बचना है। आने वाले दिन होंगे जब हम अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे। जो सवाल आपने उठाए हैं वो ये हैं कि क्या हम जो हैं आने वाले दिनों में अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चला पाएंगे। हो सकता है कि जैसे आपने शक किया है कि विदेशों से अगर हमारे संबंध कम होंगे, खराब होंगे, तो कैसे हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, ये सब सिर्फ तनकीद का निशाना बनाना एक हल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो मैं बात कहने जा रहा था वो ये थी कि हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद जो है वो गरीब तबके की है, और वो रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने बच्चों की शादी का प्रबंध करते थे, अपने बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का जतन करते थे। उसमें हम जो जो रोज जोड़ते थे, तो जब वो दिन होते हैं कुछ कि आपको 365 दिन मजदूर को काम नहीं मिलता है, कुछ महीनों उनको काम नहीं मिलता, उसके लिए वो स्टॉक करते थे। ऐसी सूरत हाल में पावा साहब ये आने वाले जो दिन होंगे वो कैसे होंगे, किस तरीके से वो लोग जो है आगे अपने आप को, जो उनकी ब्याह शादियां बच्चों की होती थी, किसी के बच्चे जवान होंगे, किसी की शादियां भी तय हो चुकी होंगी, लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, कैसे वे रिकवर कर पाएंगे? सरकार क्या उनकी तरफ से, जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर केंद्र सरकार है, उनका कोई हेल्प करेगी? क्योंकि यहाँ तो मुझे दामन झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि गांव को, आपको स्वयं अपने ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। तो क्या गांव को टैक्स लगाना पड़ेगा, या गांव फिर जो है, ये दो बातें हैं। ये कहना चाहते हैं कि क्या ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाकर अपनी अपनी जो विकास योजनाएं होती थी, उन विकास योजनाओं पर काम करना पड़ेगा, या फिर जो है सरकार ये कहना चाहती है कि जो गांव में ग्रामीण उद्योग जो है वो डेवलप करने में खुद ही उनको अपने आप करने पड़ेंगे, ताकि अपनी जरूरत की सामान को अपने अंदर गांव के अंदर पैदा कर सके, और गांव टू गांव जो है अर्थव्यवस्था को लागू कर सके। तो मुद्दा ये है कि बहरहाल क्या है, इसका कुछ इंकशाफ होना चाहिए, कुछ सफाई देनी चाहिए इस मुद्दे पर आके कि क्या राज्यों को भी
जो अभी जीएसटी के जरिए हमने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया था, और फिर ये कहा जा रहा है कि राज्यों को भी स्वावलंबी होना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो ये होता है कि क्या सरकार दोबारा से फिर कोई टैक्सेशन सिस्टम लेके आएगी, राज्य जो है अपने तरीके से टैक्स लगाएंगे, अपने तरीके से फिर अपनी रिकवरी करने के बाद अपना स्टेट चलाएंगे? क्या है, मुझे लगता है लफ्ज तो चंद है मगर इनके पीछे की कहानी बहुत लंबी नजर आ रही है मुझे। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम एक अमेरिका जैसी व्यवस्था की तरफ चल रहे हैं, जहां बहुत सारे छोटे छोटे राज्य होंगे, उन राज्यों के बहुत सारे छोटे छोटे जिले होंगे, उन जिलों के बहुत सारे छोटे छोटे गांव होंगे? आपने एक चीज और गौर नहीं की अभी, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर उसको महीन निगाह से अगर आप देखें, कुछ राज्यों ने अपने मजदूरों को या अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए शुरुआत की है अपने राज्यों की बसें भेजकर, लेकिन वो अपनी बसें सिर्फ अपने राज्य की सीमा तक लाएंगे और अपनी सीमा तक भेजेंगे। ऐसा लगने लगा है जैसे दिल्ली और नोएडा के ही बॉर्डर को अगर आप देख लें, सीमा को देख लें, हमने कभी नोएडा को दिल्ली से अलग नहीं समझा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे नोएडा जाना किसी दूसरे देश में जाने के बराबर है। पुलिस चेक पर हमें अपना आई कार्ड, अपना कर्फ्यू पास ऐसे ही दिखाना पड़ता है। नहीं, जैसे हम पासपोर्ट ये दिखा रहे पावा हैं। साहब जांचती होगी, आप कुछ ज्यादा शक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब जो है वो स्टेट बिल्कुल राज्यों के बजाय देश जैसे हो गए हैं, या फिर परमिट लेके जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ मुझे नजर अभी नहीं अभी आता है। तो हम परमिट लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो अभी हमें अभी तो बीमारी के लोगों को हालात है पूरी ना, डिटेल कोरोना दे। के हाल, अभी कोरोना के हालात हैं। कोरोना खत्म होगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद सब सुचारू ढंग से चलने लगेगा। मुद्दा ये इतना बड़ा तो मुझे नहीं नजर आता है। अलबत्ता जरूर है कि जो, देखिए, कोरोना वबा से पहले, दिल्ली के इलेक्शन से पहले जो टैक्सेशन कलेक्शन था जीएसटी का, वो शायद सरकार ने जितना टारगेट किया था उतना नहीं आ पाया था। तो अगर ये नहीं आ पाया था तो मैं ये कहूंगा कि जो स्टेट हैं वो स्टेट अपने स्वावलंबी हो जाएं, अपने तरीके से काम करें और अपने तरीके से। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि जीएसटी के प्रावधान को या तो बदलना पड़ेगा, ये सरकार अपने तरीके से राज्य को अगर अपने बूते पर चलाएगी तो उससे बहुत सारे निजाम में चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इनको आप जो है बहुत ज्यादा चले गए हैं कि इन्हें बाउंड्री खींचने लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर सिर्फ निजाम बदलेगा इसका इशारा तो जरूर मिलता है। नहीं, ऐसा कैसा निजाम बदलेगा कि सरकार बजाय जनता की सहायता करने के, मदद करने के, सामने से प्रधानमंत्री फंड में जमा कराने के लिए कह रही है। उसके लिए भी एक प्रधानमंत्री जी ने कोई निजी पीएम केयर फंड बनाया है, जिसकी डिटेल्स अभी तक मालूम नहीं है। तो लोगों से उसमें वापस दान मांगा जा रहा है। ये कुछ जलेबी या गोल गोल ऐसी इमरती तली गई है जिसका सिरा समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपका और डाउट जब तक ये वो है कि सिरा एक आप नहीं तरफ तो पकड़ेंगे ये तो आपका आप उसके आपका आपका डाउट ये है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि राज्यों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, गांव को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और फिर आज ये कहा जा रहा है इंसान को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था जैसे सरकार जो है वो गांव का खर्चा पूरा वही उठा रही है, या फिर हर इंसान का खर्चा जो है वो जिम्मेदारी के साथ सरकार ही उठा रही है, या राज्य का सरकार, केंद्र सरकार ही उठा रही थी। अलबत्ता एक पहलू तो ये आ जाता है, दूसरा पहलू ये भी साथ साथ में आ रहा है कि अगर आप जो है ये कहते हैं कि स्वावलंबी होना पड़ेगा तो कोई ऐसी स्कीम सुझा देते कि अपने गांव में इस तरह का कोई फंड इकट्ठा करें और एक दूसरे की हेल्प करें और आगे बढ़ें, या फिर उद्योग लगाएं, या फिर राज्य को क्या कहा जाता है हर मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री फंड बनाइए और उसके ऊपर जो है आप आगे काम करिए। मगर अलग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री फंड बनाया जाता है और बाकी कोई मुख्यमंत्री पूरे देश में इस तरह की एक्टिविटी करते हुए नजर नहीं आता है। तो कुछ तो पर्दे के पीछे चल रहा है, या फिर ये सारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ इसी तरह खड़े हैं जिस तरह 95% हिंदुस्तानी जो है वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। मगर फिर भी एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि तमाम कम्युनिटी के तमाम लोग जो है प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, तमाम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, और हमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आज भी हमारे पास जिस तरह की रिपोर्टें आई कि पुलिस वाले जाते हैं और वो जाके लोगों को थ्रेट करते हैं कि अजान नहीं होगी न, इस तरह की जो चीजें कही जा रही है। शायद आपने किसी से बात भी की है इस सिलसिले में लेके, हाँ, मैंने गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है, लेकिन मैंने उनको बोला था कि मैं 4 टीवी के बिहाफ पर बोल रहा हूँ दिल्ली से, और आप मुझे बताएं कि आपका क्या अपना वर्जन है जो यहाँ अजान नहीं आप होने दे रहे। तो एकदम वो हकला गए
सामने से कोई जवाब नहीं दे पाए, बोले नहीं जी हमने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया है। लेकिन तो उसमें हमारी भी तो कमी है। हम लोग इतने सामंतवादी हैं, हम लोग इतने आलसी और निकम्मे हैं कि हम सामने से बात ही नहीं करना चाहते, हम आवाज ही नहीं उठाना चाहते। नहीं, मैं इस बात से देखिए जनाब, मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं कहता हूं कि कोई आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने यही कहा है कि 95% लोग आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री फंड में ही सारा पैसा डाला रहा है। कोई मुख्यमंत्री विरोध करने के लिए तैयार नहीं है, अपने निजाम बनाने के लिए तैयार नहीं है। इतना भारी समर्थन होने के बाद भी क्या प्रधानमंत्री जी को खुद नहीं कहना चाहिए? क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है। आप ये तो रमजान की मुबारकबाद तो दुआओं की बात तो कर देते हैं। क्या वो एक आवाज में ये तमाम कांस्टेबल जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, जिनको सस्पेंड भी किया जा रहा है, वो तमाम लोग जो हैं वो अचानक तमाम चीजें बदल जाएंगी एक सेकंड में? मुझे तो नहीं लगता कि इतने भरपूर समर्थन के बाद कोई इस तरह के डिवाइडेशन की जरूरत है कि तमाम दुनिया को जो है हम पर तनकीद करनी पड़े हिंदू मुस्लिम को लेके। शायद अगर ऐसा कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है, या फिर इसके पीछे की जो सोच है उसी को क्लियर कर दे ताकि प्रिपरेशन हो जाए। हाँ, असली बात यही है कि सोच है। और आपने कहा कि सारा 95% भारत प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। इसके सामने मेरा सिर्फ एक सवाल है कि प्रधानमंत्री जी किसके साथ खड़े हैं? जिस दिन ये स्पष्ट हो जाएगा उस दिन आपके सवालों के जवाब भी मिल जाए। बहुत बड़ा सवाल कहा है कि प्रधानमंत्री जी को भी बता देना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हैं, ताकि मैंने भी यही सवाल किया था कि ये बात क्लियर हो जाए, वाजे हो जाए कि कांस्टेबल अपनी ही मर्जी से कह रहे हैं या फिर ये सोचना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री सिर्फ किसके साथ खड़े हैं। तो शायद इस पर जो है सिर्फ और सिर्फ हम अंतर्राष्ट्रीय बहुमत बनाने के लिए आपको इजाजत नहीं दे सकते कि आप अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो है वो एक ट्वीट करके माहौल बनाते रहे और देश में हम लोग टॉर्चिंग झेलता रहे। इसकी भी इजाजत हम देने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारी पहचान है। पावा साहब, हम मुद्दे पे आ रहे हैं, कंक्लूड करें, छोटी सी बातों में खत्म करेंगे कि आप क्या समझते हैं कि आने वाला जो हिंदुस्तान होगा, गरीब होगा, उसको किस तरह की जो मुश्किलात है वो सामने फेस करने पड़ेंगी? इतिहास में कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल धीरे धीरे हम वापस इतिहास की तरफ जा रहे हैं। और शायद हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि मैं आपसे मुलाकात करने के लिए घोड़े पर चढ़ के आया करूं। ठीक है, कम से कम वो घास तो खाएगा, पेट्रोल नहीं पिएगा। ठीक है। अच्छा, ये कह मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया जो एक बार आगे बढ़ जाती है वो पीछे लौट जाती है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया जहाँ पर बंद हुई है वहीं से आगे अपना काम शुरू करेगी। ये अलबत्ता मैं मानता हूँ कि निज़ाम बदलेंगे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस बदलेंगे। और मैं नाज़रीन आपको वादा करता हूँ कि ज़रूर बताऊंगा कि जो कहा है सोने की चिड़िया वो क्या है, क्योंकि भारत में कभी सोने की खदानें नहीं रही हैं। उसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? ब्लैक, हमारे पास गोल्ड क्या होता था और वो किस तरीके से साउथ इंडिया से पूरी दुनिया में हमें पहचाना जाता था और हमें खोजने के लिए पूरी दुनिया क्यों भागती थी और क्यों हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम करूंगा। मैं नाज़रीन आपको यहाँ एक बात और वाज़ेह करता चलूँ कि यहाँ पर मैं जो आपके लिए ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया और जिस तरह के हालात अब बन रहे हैं और आगे क्या होने जा रहा है, इस पर गहरी शोध में मुझे वक्त लग रहा है। मुझे माजरत के साथ आपको कहना पड़ रहा है, मगर बहुत सारी जानकारियां आपको ऐसे दूंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जो है परेशान हो जाएंगे समझ के कि आगे होने क्या जा रहा है। मैं उस एपिसोड का जरूर इंतजार करिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। खुदा हाफिज।